वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डाटा एंड डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि डाटा एडमिनिस्ट्रेशन और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या होता है। अब सबसे पहले कि डाटाबेस जो होता है या डाटा जो होता है, ठीक है, वो किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका एक कह रहे कि उसके लिए वो रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करता है। ठीक है, यानी जितना ऑर्गेनाइजेशन के पास डाटा होगा वो ऑर्गेनाइजेशन उसी डाटा को यूटिलाइज करते हुए अपने मुख्तलिफ ऑपरेशन वगैरह या अपने फंक्शन वगैरह जो है वो परफॉर्म कर सकती है। अब जो डेफिनेशन देखें, डाटा इज़ ए कॉरपोरेट एसेट, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स। ठीक है, यानी कि डाटाबेस जो होता है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये एक एसेट होता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर फिजिकली आप डाटा सेव कर सकते हैं और फाइनेंशियली जितना भी डाटा, यानी कि आपकी जो जितनी भी रकम वगैरह जो होती है इसकी इनपुट आउटपुट के बारे में, ठीक है, इसके बारे में भी आप क्या कर सकते हो कि डाटाबेस के अंदर ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट जो है रोल करता है। अब अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास डाटा जो है, ठीक है, वो इसकी सिक्योर फॉर्म में, ठीक है, और नॉर्मलाइज फॉर्म में, ठीक है, उसके बाद वो एक इस तरह के फॉर्म में पड़ा हुआ है कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकता है, तो ऐसा डाटा जो होता है उसको वो एज ए इफ़ेक्टिव डाटा जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह के डाटा जिसके अंदर कोई भी एरर वजूद ना हो, कोई भी डिपेंडेंसी, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि डुप्लीकेशन वगैरह ना हो, ठीक है, तो वो डाटा जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होता है। तो इसी को ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं कि ये इफ़ेक्टिव डाटा होता है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई ना कोई इसकी आउटपुट कर सकता है या उसके लिए कोई भी फंक्शन वगैरह जो होता है वो परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद जो दूसरी फॉर्म होती है, अगर एक कोई डाटा ऐसा हो, ठीक है, जिसके अंदर वो अपनी प्योर फॉर्म में मौजूद ना और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी मौजूद हो, ठीक है, डुप्लीकेशन वगैरह हो, उसकी एक तो इंटेग्रिटी का इतना ज़्यादा ना हो, उसकी सिक्योरिटी का भी वो डाटा जो है वो सिक्योर ना हो, ठीक है, तो ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं कि इनइफेक्टिव डाटा। और इसकी मदद से आगे क्या होता है कि इनइफेक्टिव डाटा जो होता है वो आगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुख्तलिफ तरह के मसाइल जो है वो पैदा कर सकता है। ठीक है, किन किन कंडीशन में क्या डाटा जो होता है वो आपका जो होता है वो इनइफेक्टिव डाटा हो सकता है। तो जो सबसे पहला है कि जब कोई मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ ए सिंगल डाटा, यानी अगर सिंगल डाटा एक ही डाटा, ठीक है, और उसको एक से ज़्यादा तौर पर आपने डिफ़ाइन किया हुआ है, तो वो भी इनइफेक्टिव डाटा होता है, क्योंकि उसकी जो आपने डेफिनेशन की है एक जगह पे और होगी, दूसरी जगह पे उसकी डेफिनेशन जो होगी वो कोई और होगी, तो जिसकी वजह से डाटा जो होता है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। उसके बाद डाटा के अंदर कोई भी अगर एलिमेंट्स वगैरह मिसिंग हो जाते हैं, ठीक है, यानी कोई भी जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो मिस हो जाती है, तो फिर भी वो डाटा जो होता है वो सिक्योर नहीं रहता। और उसके बाद जो डाटा की क्वालिटी जो है, ठीक है, वो आप मैनेजेबल फॉर्म में नहीं रख सकते। ठीक है, इसकी क्वालिटी जो है वो आप क्वालिटी जो है वो पुअर क्वालिटी का डाटा जो होता है मौजूद होता है, यानी इसके अंदर रिडंडेंसी वगैरह मौजूद होती है, ठीक है, सिक्योर्ड नहीं होता इतना ज़्यादा डाटा। और उसके अंदर कोई भी जो बंदा अनऑथोराइज लीगल से या जिसका उसके साथ नहीं होता, उसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शन वगैरह इस तरह के परफॉर्म करके वो आपके डाटा को ख़राब कर देता है। तो इस वजह से भी डाटा जो होता है वो इनइफेक्टिव जो है वो डाटा होता है। उसके बाद जब कोई डाटा को फैक्ट करने के लिए आप पुअर और इनकन्सिस्टेंसी क्यूरीज वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कि क्यूरी डाटा को फैच करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए आप ऐसी क्यूरीज इस्तेमाल करते हैं जो कि ना तो कंसिस्टेंट हो, ठीक है, और ना ही वो उनका कोई इतना ज़्यादा वो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, ठीक है, यानी कि डाटाबेस के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। तो इस वजह से भी जो डाटा होता है वो इनइफेक्टिव फॉर्म में हो सकता है। तो उसके बाद लैक ऑफ एक्सेस डाटा, ठीक है, डाटा अगर आपका डाटा बेस के अंदर पड़ा हुआ डाटा डैमेज होता है, ठीक है, या कोई भी उसके अंदर इस तरह की डुप्लीकेशन वगैरह आ जाती है जो कि कोई भी जो पर्सन होता है वो डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता, तो इसलिए ये भी ये भी एक जो होता है ये इनइफेक्टिव डाटा टाइप में ये आता है। और उसके बाद जब कोई भी बंदा, ठीक है, अनऑथोराइज्ड बंदा,
ठीक है, डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करता है इलीगली, तो उसके लिए भी क्या होता है कि डेटाबेस जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये एम्बेरसमेंट का जो है वो सबब बनता है। आजकल क्या हो रहा है कि डेटाबेस के अंदर मुख्तलिफ तरह की पहले डेटाबेस को अगर प्रॉपर तौर पर हैंडल ना किया जाए तो इसके अंदर बहुत सारे रिस्क जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से डेटाबेस जो होती है वो इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं रहती, और कोई भी जो बंदा वो कोई भी जो इंसान है उसके लिए वो डाटा रिलायबल नहीं होता कि जिसके ऊपर कोई भी बंदा ये कह सके जी इस डाटा की मदद से हम अपना कोई भी फंक्शन वगैरह परफॉर्म करके दे सकते हैं। पहले डाटा को क्या किया जाता था कि मैनुअली रिकॉर्ड किया जाता था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि डाटा को मुख्तलिफ डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूटिलाइज करते हुए हम इसको एक्सेस करते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के डाटा के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह स्टैंडर्ड वगैरह डिफ़ाइन किए होते हैं। और उसके अलावा उसके जो मेटा डाटा होता है यानी उसके रिलेटेड डाटा जो कि उसको एक मुकम्मल उसकी कह लें कि बैकग्राउंड देता है या उसको एक डिटेल में उसकी एक्सप्लेनेशन देता है मेटा डाटा, उसके लिए भी इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। उसके बाद जो डाटाबेस का सबसे पहले डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है कि वो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डाटा को डेवलप करता है। ठीक है, उसके अंदर डाटा डिक्शनरी ऐड करता है और उसके लिए मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट करता है, डाटा की फॉर्मेट का ख्याल रखता है। ठीक है, यानी कि डेटाबेस डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है कि वो डाटा को जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा वो बना रहा होता है, ठीक है, वो उसको मुकम्मल तौर पर उसके जितने भी कह सकते हैं कि उसके कंपोनेंट्स होते हैं उसको डिफ़ाइन करना डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोफेशनली लेवल के लोग होते हैं। ठीक है, तो ये मुकम्मल रूल्स एंड रेगुलेशन और उसकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए इसके लिए कुछ रूल्स पॉलिसीज़ और स्टैंडर्ड वगैरह जो होते हैं उनको डिफ़ाइन करते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो डाटा जो है वो क्रिएट करते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम मोस्टली टेक्निकली किस्म का काम होता है। ठीक है, यानी कि वो ज़्यादातर टेक्निकली काम परफॉर्म करता है, जिसके अंदर के वो डाटाबेस के अंदर मुख्तलिफ फिजिकली डाटाबेस लॉजिकली डाटाबेस जो बना हुआ होता है उसको हैंडल करना, उसके बाद रूल्स को इन्फोर्समेंट करना। ठीक है, और डाटाबेस के अंदर अगर कोई फॉर एग्जांपल इस किस्म का एरर आ जाता है तो वो भी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का ही काम होता है कि वो इस एरर वगैरह को हैंडल करे। ठीक है, और अगर डाटा फॉर एग्जांपल लॉस हो जाता है तो डाटा की रिकवरी बैकअप और रिकवरी के लिए भी जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो ज़िम्मेदार होता है। तो ये मोस्टली क्या करते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं ये मोस्टली टेक्निकली लेवल का काम जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए। उसके बाद सबसे पहले रूल्स ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। जिस तरह के पहले भी बताया कि डेटाबेस जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कोर फैक्टर रखता है। ठीक है, या रीढ़ की हड्डी के का वो काम करता है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसके लिए जो डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं इसमें तकरीबन एक तो आता है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरा जो होता है वो होता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो सबसे पहले हम जो जिसको डिफ़ाइन करेंगे वो होगा डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो इज़ ए हाई लेवल फंक्शन विद रिस्पॉन्सिबल ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डाटा सोर्सेज। यानी कि क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है कि वो कंपनीज का जो डाटा होता है, ठीक है, उसको मैनेजेबल फॉर्म में या कह लें कि उसको क्रिएट करना, उसको डिज़ाइन करना उसका काम होता है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो होता है उसको ऑर्गेनाइज करता है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसका फॉर्मेटिंग वगैरह जितनी भी तरह की यानी कि उसके अंदर जितने भी फंक्शन वगैरह परफॉर्म हो रहे होंगे या डाटाबेस जो क्रिएट होती है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो होंगे वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का ही काम होता है कि उसको डिफ़ाइन करना कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका ये मेन एक प्रोसीजर होता है कि वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो इसको करे। ठीक है, मोस्टली ये बहुत ज़्यादा हाई स्किल होते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो होता है उसको वो क्रिएट कर रहे होते हैं, उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हाई स्किल हाई लेवल की उनके पास स्किल्स होती हैं जिसकी मदद से वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा होता है, ठीक है, उसको वो मैनेज करके या उसको डिज़ाइन करके वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डाटाबेस के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
उसके बाद इनके कुछ रोल्स हैं कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या क्या होता है। सबसे पहले डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या है, डाटा पॉलिसीज़ प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड, यानी कि इसका काम क्या होता है कि वो डाटा के अगेंस्ट पॉलिसीज़ वगैरह जो होता है मुख्तलिफ पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करता है कि जी डाटा पॉलिसी यानी उसके कह लें कि रूल्स एंड रेगुलेशन टाइप चीज़ें होती हैं जो कि उसके लिए वो डिफ़ाइन की जाती हैं। कि फॉर एग्जांपल इसका ये रूल होता है कि जी अगर किसी बंदे ने डाटाबेस को एक्सेस करना है तो उसके पास पासवर्ड होना लाजमी है। तो ये उसकी एक पॉलिसी है कि पासवर्ड किसी के पास होगा तो वही बंदा डाटा को एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज़ को दूसरा बंदा डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। और उसके बाद उसके प्रोसीजर वगैरह, ठीक है, कुछ डाटाबेस के अंदर प्रोसीजर क्रिएट किए जाते हैं कि जी इस प्रोसीजर को या इस मेथड को फॉलो करते हुए कोई भी बंदा जो होता है इस चीज़ को या डाटाबेस को वो एक्सेस करता है। उसके बाद स्टैंडर्ड, ठीक है, ये स्टैंडर्ड मुख्तलिफ तरह के होते हैं जिसके अंदर फॉर्मेट स्टैंडर्ड आ जाता है, उसके बाद डाटा का स्टैंडर्ड आ जाता है। तो ये इन्हीं इसको स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन करना भी इन्हीं का काम होता है। उसके बाद आ जाती है प्लानिंग, ठीक है, चूँकि ये डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ये एक लीडिंग रोल प्ले करता है, ठीक है। सबसे पहले उसका काम, इसका काम क्या होता है कि इसने एक ऐसा डाटा क्रिएट करना जो कि इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर का हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड कर सके। उसके बाद इसने डाटा को इस तरह डिज़ाइन करना होता है कि जो कि डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड को पूरा कर सके। तो इसके लिए फिर वो क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं कि जी कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को किस किस्म का डाटा रिक्वायर्ड और कौन कौन सा डाटा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़फुल साबित हो सकता है। तो इसके लिए वो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके इसको आगे परफॉर्म सर अंजाम देते हैं। उसके बाद डाटा कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आ जाता है। अब किसी भी डाटा जो पड़ा हुआ होता है, ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो डाटा होता है, ठीक है, इसके अंदर अगर तो कोई फर्दर इसके कोई भी इसको मैनेज ना कर रहा हो, ठीक है, कोई भी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डाटा एडमिनिस्ट्रेटर इसको मैनेज ना कर रहा तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि जी ये डाटा किसका है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए वो क्या करते हैं कि जितना भी डाटा इसके अंदर कन्फ्लिक्ट वगैरह आती है, ठीक है, यानी इसकी सिंपल से अगर एग्जांपल दूं तो ये क्या करते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज जो होता है वो डाटा जो होता है उसको लॉन्च कर दें कि जी ये इस डिपार्टमेंट का डाटा था, कि कोई भी बंदा जो है वो दूसरा इसको इस डाटा को ये ना समझ सके कि जी ये डाटा किसके लिए इस्तेमाल हो, ये कौन सा डाटा है, ठीक है, और उसको पता होना चाहिए कि इस डिपार्टमेंट के रिलेटेड डाटा है। तो इस तरह की जितनी भी कन्फ्लिक्ट वगैरह डाटाबेस के रिलेटेड होती हैं उसको सॉल्व करना भी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन रेपोजिटरी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन रेपोजिटरी में क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को जितने भी प्रोसेसिंग के रिसोर्सेज वगैरह होते हैं उसको हैंडल करना, डाटा डिक्शनरीज वगैरह को हैंडल करना, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन टूल वगैरह जितनी भी इस तरह की तमाम किस्में हैं, ठीक है, कि किस ऑर्गेनाइज कोई जो हमारा डाटा है, ठीक है, वो किस इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को मद्देनज़र रखते हुए वो मुख्तलिफ फंक्शन वगैरह जो होता है वो परफॉर्म करता है। तो इसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो होती हैं वो उसके अंदर उन्होंने पहले से ही डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रखी होती हैं कि ताकि वो कि किस फॉर्म के अंदर ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है वो आपका रन हो सकता है या आपको वो आपके लिए वो यूज़फुल साबित हो सकता है। उसके लिए कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी वगैरह या कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह रखी होती हैं, लेकिन लोगों के लिए रखी होती हैं। एक तो उन यूज़र के लिए रखी होती हैं जो कि डाटा डेफिनेशन और बिजनेस रोल्स वगैरह और रिलेशनशिप जितने भी डाटा ऑब्जेक्ट्स के दरमियान है उनको अगर अंडरस्टैंड करते हो तो उनके लिए ये बहुत क्या होती है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होती है। और उसके बाद क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए केस यानी कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर जो टूल वगैरह होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह के इस तरह के जो टूल्स होते हैं जो कि ऑटोमेटेड टूल जो होते हैं वो काम परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह के लिए भी जितनी भी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह जो पड़ी होती है, ठीक है, या किसी भी चीज़ के बारे में इसको किस तरह हैंडल करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह जो होती है वो वहाँ पे पड़ी हुई होती है। उसके बाद आ जाता है इंटरनल मार्केटिंग, ठीक है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती हैं तो वो डाटा जो होता है उसके लिए वो एक जो उसकी मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा जो होता है वो मसला
क्रिएट करता है कि जी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ज़्यादा मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो होता है वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से डाटा के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या डुप्लीकेशन वगैरह इस तरह की चीज़ों को ये हैंडल करता है। और उसके अलावा जितने भी पॉलिसीज़ वगैरह, डाटा की क्वालिटी वगैरह, डाटा स्टैंडर्ड वगैरह, ठीक है, इनको फॉलो करते हुए वो क्या करता है कि इनको सिक्योर रखने की कोशिश करता है। और उसके अलावा वो इंटरनल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट होता है कि उसके अंदर ये होता है कि डाटा ऑनरशिप जो होती है वो चेंज ना हो, जिसका डिपार्टमेंट का डाटा है वो उसी के पास रहे, या ठीक है, या वही इसको यूटिलाइज करते हुए इसकी ऑनरशिप जो है वही लें। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का। बाय डेफिनेशन देखा जाए तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? इज़ ए टेक्निकल फंक्शन रिस्पॉन्सिबल लॉजिकली एंड फिजिकल डेटाबेस सिक्योरिटी परफॉर्मेंस, ठीक है। यानी कि इन तमाम चीज़ों को हैंडल करना जो होता है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। वो क्या वो डाटा डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है कि वो बेसिक तौर पर इसके अंदर एक डिज़ाइन क्रिएट करके वो ऑर्गेनाइजेशन को कह सकते हैं कि एक डाटाबेस क्रिएट करके वो दे देता है, लेकिन आगे उस डाटाबेस को हैंडल करना या मैनेज करना वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है, ठीक है। तो वो जितने भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह, ठीक है, जो डाटा पड़ा हुआ फिजिकली एग्जिस्ट करता है या लॉजिकली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसको भी हैंडल करना उसका काम होता है। उसके बाद डाटा को सिक्योर रखना कि जी जो डाटा है इसके कोई अनऑथराइज्ड या अनलीगल बंदा जो है उसको हैंडल ना कर सके। और उसकी परफॉर्मेंस जो होती है उसको भी मेंटेन रखना जो होता है वो उसी का काम होता है। मोस्टली डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो फिजिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा को हैंडल कर रहा होता है, जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एग्जिस्ट करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो और डाटा जो होता है, ठीक है, उसके लिए वो एक मुकम्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है वो काम जो होता है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो कि मैनेजरियल लेवल की स्किल्स होती हैं, ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जो उसको कम से कम डाटा डाटा डिज़ाइन का पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इस तरह डाटा के रिलेटेड कुछ जो फंक्शन वगैरह उसके बारे में, और उसको SDLC, ठीक है, यानी डाटा का जिस तरह वो क्रिएट हुआ है यानी उसका लाइफ साइकिल जो होता है, ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसके बारे में भी उसको इन्फॉर्मेशन वगैरह होनी चाहिए। और डाटा को एक मैनेजेबल फॉर्म में उसको मेंटेन रखना उसका काम होता है कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन क्रिएट करके दे सके। उसके अलावा इसके कुछ रोल्स हैं। जो इसका पहला रोल है एनालाइजिंग एंड डिज़ाइनिंग डाटाबेस, ठीक है। इसके अंदर इसका ये जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर वो डाटा डिक्शनरी के मतलब डेफिनेशंस वगैरह जो होती हैं वो क्रिएट करता है, ठीक है। और उसके अलावा उसकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो कितनी वॉल्यूम की है, ठीक है, किस तरह की वो डिज़ाइन की हुई है, और उसके बाद उसका वो कितनी कम्प्लेक्स हैं, ठीक है, इस सारी की सारी सूरत हाल को हैंडल करना उसी का काम होता है। उसके बाद वो डाटा को फिज़िकली भी हैंडल कर रहा होता है, और उसके बाद लॉजिकली भी डाटा को हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि जो डाटा टेबल्स की फॉर्म में पड़ा होता है फिजिकली डाटा कहलाता है और उसी को हैंडल कर रहा होता है। और उसके अलावा जो डाटाबेस के अंदर बहुत ही रिलेशनशिप वगैरह क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, तो उसको लॉजिकली कहा जाता है। तो उसको लिहाजा वो रिलेशनशिप वगैरह और इस तरह के तमाम डाटा के अंदर जितने भी रिलेशनशिप टाइप की चीज़ें क्रिएट हुई होती हैं वो सारी की सारी जो होती हैं उसी को हैंडल करना काम होता है। और उसके बाद इसकी प्रोटोटाइपिंग क्या होती है कि प्रोटोटाइपिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके ज़रिए कि ये स्टिमुलेटर को यूज़ करते हुए हम किसी भी चीज़ की जो वर्किंग है, ठीक है, उसको हम ये कह सकते हैं कि ग्राफिकली शो कर सकते हैं पहले कि ये किस तरह वर्क करेगा, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें इसका काम होता है। और उसके बाद दूसरा जो रोल है वो सिलेक्टिंग DBMS है, यानी उसने एक इस तरह का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करना है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को हैंडल कर सके। अब कई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के डाटाबेस जो पड़े हुए होते हैं, ठीक है, वो तो उसने क्या करना है कि उसने उस तरह के किस्म के डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूटिलाइज करना है, ठीक है, या सिलेक्ट करना है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद और ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है, ठीक है, उसके लिए वो उसको सपोर्ट कर सके। और उसके लिए मुख्तलिफ जो जितनी पॉलिसीज़ वगैरह बनी हुई हैं उसको भी वो फॉलो कर सके। उसके बाद इंस्टॉलिंग एंड अपग्रेडिंग है, ठीक है, डाटाबेस को इंस्टॉल करना, डाटा को इंस्टॉल करना, ये भी उसी का काम होता है।
और वक्त पड़ने पर जैसे जैसे इसके अंदर कोई यूज़र वगैरह बढ़ते चले जाते हैं तो वो ज़ाहिर डाटाबेस जो होता है उसको ज़ाहिर अपग्रेडेशन की ज़रूरत पड़ती रहती है। इस तरह नहीं हो सकता कि जी जो डाटाबेस पड़ा हुआ है इसी को यूटिलाइज़ करते हुए आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, इसके अंदर लाखों करोड़ों यूज़र हो गया, तो आप हज़ारों का जो डाटा होता है उसको हैंडल मैनेजेबल नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर क्या होता है कि वो डाटा को अपग्रेड करना भी उसी का काम होता है। उसके बाद ट्यूनिंग डाटाबेस परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो डाटाबेस की जो परफॉर्मेंस होती है उसी को मेंटेनेबल फॉर्म में रखना उसी का काम होता है कि यानी कि वो जो प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन वगैरह जो होते हैं कोई भी डाटाबेस का, ठीक है, तो उसको वो क्या करे कि ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वो जो डाटाबेस है, ठीक है, वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, उसको वो परफॉर्मेंस को उसकी क्या करे कि उसको वक्तन फ़वक्तन उसको ट्यून करता रहे, यानी उसको ऑर्गेनाइजेशन की नीड के मुताबिक उसको सेट करता रहे ताकि जितने भी डिग्रेडिंग इफ़ेक्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसको कम से कम किया जा सके। और उसके बाद इम्प्रूविंग क्यूरी प्रोसेसिंग है। क्यूरी जिस तरह के डाटाबेस को मुख्तलिफ क्यूरियों से एक्सेस फैच किया जा सकता है, ठीक है, डिलीट अपडेशन वगैरह की जा सकती है। तो इसका काम क्या होता है कि ये क्यूरीज़ को भी जो क्यूरीज प्रोसेसिंग है उसको भी वो क्या करता है कि इम्प्रूव करने की कोशिश में लगा रहता है कि किसी तरह जो होती है कि ये क्यूरीज जिस तरह के डाटाबेस के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन वगैरह परफॉर्म हो रहे हैं इसकी क्यूरीज को एक मैनेजेबल फॉर्म में या इस तरह से करें कि जो कि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को एक्सेस कर सके या कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन को या अपने यूज़र को वो प्रोवाइड कर सके। और उसके बाद मैनेजिंग डाटा सिक्योरिटी है। डाटा की सिक्योरिटी को भी मैनेज करना इसका काम होता है कि डाटा जो होता है वो कहीं ये ना हो कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो होता है, ठीक है, तो उस वो आके डाटा को एक्सेस ना कर सके, ठीक है, डाटाबेस को सैबोटेज ना कर सके। तो लिहाजा उसकी सिक्योरिटी प्राइवेसी वगैरह भी और आता कि इंटेग्रिटी भी, ठीक है, यानी कि डाटा की क्वालिटी वगैरह भी जो सिक्योर रखना होती है, ठीक है, ताकि वो जो डाटा है उसकी जो इंटेग्रिटी है वो ख़राब ना हो, तो उसका भी काम जो होता है वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करना होता है। उसके बाद बैकअप एंड रिकवरी होती है। किसी भी सिस्टम के ख़राब होने की सूरत में या कोई भी सॉफ्टवेयर के ख़राब होने की सूरत में जो डाटाबेस है, ठीक है, उसकी आप इस बैकअप होनी चाहिए ताकि जो आपका डाटा है वो सेव रह सके और ज़रूरत ये पड़ने पर वो आप यूज़ कर सके। ये ना हो कि अगर आपके पास डाटा ही नहीं है, ठीक है, यानी कि डाटाबेस के लिए कोई बैकअप प्लान ही नहीं होता, तो फिर वो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो होता है वो डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा जो होती है इसके लिए डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं। इस तरह की चीज़ें या इस तरह का उसके पास बैकअप प्लान होता है कि डाटा को किस तरह बैकअप में रखा जाता है और उसको बैकअप और ज़रूरत पड़ने पर उसको रिकवर किया जा सकता है। ये सारे के सारे रोल जो होते हैं ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उसको परफॉर्म करता है। उसके बाद कुछ ट्रेंड्स चलते हैं डाटाबेस के अंदर, यानी कि जैसे टाइम बाय टाइम चीज़ें बदलती हैं उसी तरह डाटाबेस के अंदर भी कुछ ना कुछ जो चेंजिंग वगैरह वो होती रहती है, ठीक है, यानी कि जिस तरह ज़रूरत पड़ने पर आगे चीज़ें वगैरह चेंज होती जाती हैं, इस तरह डाटाबेस भी वो उसी वक्त ज़रूरत के मुताबिक या डेट के मुताबिक उसको चेंज किया जाता है। सबसे पहले जिसका पॉइंट है इंक्रीज यूज़ ऑफ प्रोसीजरल लॉजिक, यानी कि उसका जितना भी वर्क करने के प्रोसीजर है उसको चेंज किया जाता है। यानी डाटाबेस के अंदर जैसे जैसे यूज़र वगैरह कुछ चीज़ें वगैरह उसको प्रोसीजर्स के साथ उसके बाद उसकी क्यूरीज के साथ, ठीक है, उसके बाद ट्रिगर्स वगैरह को यूटिलाइज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि उसकी जो प्रोसीजरल लॉजिक है, काम करने की जो लॉजिक है वो क्या कर सकती है कि उसको हम इंक्रीज़ करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि जो डाटाबेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर फॉर्म में और यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है वो उसको दे सके। और उसके बाद जो डेवलपर वगैरह मोस्टली ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रिलाई करते हैं, यानी जितने भी डाटाबेस के अंदर कंपोनेंट्स वगैरह या टेबल वगैरह वो क्रिएट किए होते हैं मोस्टली उन्हीं के ऊपर ज़्यादातर क्या किया जाता है कि रिलाई किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह, ठीक है, अवेलेबिलिटी वगैरह ये भी उसको मुकम्मल तौर पर देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो प्रोसीजरल लॉजिक का जो होता है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार होता है, जो कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़्यादा वर्किंग होता है, क्योंकि जितने भी
प्रोग्राम वगैरह जो होते हैं उसका जो डाटा होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो क्रिएट किए होते हैं उसके लिए यार उसने उसके साथ ऑपरेशन डाटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ फंक्शंस वगैरह या मुख्तलिफ टूल्स वगैरह यूज़ करने होते हैं, जिसकी वजह से उस तरह उसके अंदर प्रोसीजरल लॉजिक जो होती है वो भी इंक्रीज की जाती है। दूसरा प्रोलिफरेशन ऑफ ई बिज़नेस। ई बिज़नेस में ये होता है कि जैसे जैसे कंप्यूटराइज्ड के इंटरनेट के यूज़र ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं तो आपकी जो डाटाबेस है, ठीक है, तो इसको फिर क्या करना पड़ता है कि जी आपको 24/7 और 7 डेज़ जो क्या ऑन रखना पड़ता है। तो इसके लिए फिर मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें जो होती हैं इसको डाटाबेस को इंटरनेट बेस के ऊपर कोई भी जो हाई डाटा होता है, ठीक है, प्रायोरिटी की बेस पे इसको बहुत ज़्यादा मैनेज किया जाता है और अपने डाटाबेस को इंटीग्रेशन इस तरह से किया जा सकता है जो कि वेब एप्लीकेशन के साथ साथ वेब की एक्टिविटी और उसके बाद वेब की ट्रैकिंग और परफॉर्मेंस वगैरह भी जो है इंटरनेट के ऊपर उसको भी वो एक सिक्योर फॉर्म में वो अपने अंदर सेव कर सके और उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह जो वो दे सके। उसके बाद आता है डाटा वेयर हाउस एडमिनिस्ट्रेशन। डाटा वेयर हाउस एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल होता है? डाटाबेस वेयर हाउस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ज़ाहिर है पूरे पूरे के डाटा वेयर हाउस को वो हैंडल कर रहा होता है। अब डाटा एडमिनिस्ट्रेटर ने तो डाटा बनाना होता है, डाटाबेस ने सिर्फ किसी ना किसी डाटाबेस को मैनेज करना है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वो छोटी सी डाटाबेस आती है। लेकिन अब जो डाटा वेयर हाउस है जहाँ पे के ऑर्गेनाइजेशन के डाटा वगैरह सेव पड़े हुए होते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी ज़ाहिर है एक कोई ना कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि उस डाटाबेस को हैंडल कर सके। तो डाटा वेयर हाउस का भी एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसके भी तकरीबन उसी तरह के काम होते हैं जो कि डाटा डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के होते हैं या डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के काम होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो ज़्यादातर उसका काम जो मेन फंक्शन वगैरह जो होता है, ठीक है, वो इसी तरह तकरीबन उन्हें उसके उसके मिलते जुलते ही उसका काम होता है। प्ले सेम रोल एज डी या डी बी ए, ठीक है, इसका ज़्यादातर काम यही होता है। लेकिन इसका मेन काम जो होता है चूँकि ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा सेव इसलिए रखा होता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम इस पर हेल्प ले सके और हमें वो ये एक किसी भी डिसीजन में हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सके। तो उसका जो मेन काम होता है वो डाटा को इस तरह ऑर्गेनाइज करना होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वगैरह जनरेट कर सके, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल वो साबित हो सके। उसके बाद एम्फोसाइजेज ऑन इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। उसका मेन पर्पस जो होता है वो इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन होता ही है। ज़्यादा डाटाबेस के अंदर डाटा वेयर हाउस के अंदर मुख्तलिफ डाटा मार्ट्स भी पड़े होते हैं, ठीक है, उनके इनको इंटीग्रेट करना, ठीक है, उसके दरमियान उनको कोऑर्डिनेट करवाना आपस में इस तरह के वो एक मैनेजेबल फॉर्म में वो डाटाबेस जो है उसको वो डाटा एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो इसी तरह यानी कि ये डाटा वेयर हाउस जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है इसका ज़्यादातर डाटा के ऊपर यही होता है कि ये एक तो ये डिसीजन मेकिंग बेस डाटाबेस क्रिएट करे और दूसरा ये है कि ये डाटाबेस को इस तरह से हैंडल करे कि ये जो जितने भी डाटा मार्ट्स पड़े हुए होते हैं डाटा वेयर उसके अंदर उनके दरमियान एक प्रॉपर इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन हो कि जो कि किसी भी यूज़र के लिए वो आगे कोई भी यानी कि उसके लिए कोई भी परेशानी वगैरह ना क्रिएट कर सके। बिल्ड डिसीजन स्पोर्टिव इन्वायरमेंट। तो लिहाजा उसने क्या करना होता है कि इस तरह का करना होता है कि जो कि डिसीजन सपोर्ट में उसको मदद प्रोवाइड कर सके, ठीक है, ज़ाहिर है क्योंकि उसका ज़्यादातर वर्क किस पे होता है कि उसने डिसीजन मेकिंग के लिए वो डाटा जो है वो प्रोवाइड करना होता है। तो लिहाजा उसका ज़्यादातर जो जोर होता है, ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग के हवाले से ही होता है। उसके बाद स्टेबल आर्किटेक्चर है। स्टेबल आर्किटेक्चर में ये होता है कि स्केलेबिलिटी, ठीक है, जैसे जैसे डाटा बढ़ता चला जाता है या डाटा के यूज़र बढ़ते चले जाते हैं वैसे ही वो जो डाटा वेयर हाउस है उसकी जो स्केलेबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो सके जाके वो जितने भी यूज़र उसके बढ़ते जाएं वो उन सब की जो नीड है उसको वो ज़रूरत को या नीड को वो पूरा कर सके। तो लिहाजा बढ़ने के साथ साथ वो जो डाटा वेयर हाउस है वो भी स्टेबल हो के उसकी स्केलेबिलिटी जो है वो यूज़र की नीड को पूरा कर सके। उसके बाद सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, यानी कि कुछ इस तरह की जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, तो उसको भी हैंडल करना जो होता है वो इसी का काम होता है। यानी कि इसका काम क्या होता है कि ये ज़्यादातर जो दूसरे यूज़र्स वगैरह होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इस तरह के एग्रीमेंट्स भी डाटा वेयर हाउस का काम होता है ताकि ज़ाहिर डाटा सर्विसेज किस तरह की होती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो उसके अंदर अपना डाटा
सेव कर सकती है, ठीक है। और उसके बाद वो ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह की जितनी भी होती हैं उनको सर्विसेज वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह के इसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शन वगैरह डाटा मार्ट से दिए होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा मैनेज करना चाहती है, अब ये होता है कि डाटा वेयर जो होता है वो किसी इतनी वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो तो अपना अलग से डाटा वेयर हाउस बना सकती हैं, लेकिन जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर सिर्फ एक डाटा वेयर हाउस क्रिएट करती है, ताकि वो अपना अपना जो डाटा है वो अपने डाटा मार्ट्स के अंदर उसको रख के वो वहीं पे डाटा जो है अपना सिक्योर कर सकें। उसके बाद आगे आ जाता है ओपन सोर्स मूवमेंट। ओपन सोर्स जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो पड़े होते हैं इनको ओपन सोर्स का वैसे नाम दिया जाता है। जब सबसे पहले क्या किया जाता है कि कोई भी जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर की जो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट के ऊपर पड़े होते हैं, ठीक है, को कोई भी पर्सन जो है वो उसको यूज़ कर सकता है। ये नहीं है कि वो किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएट किए हुए हैं और वही ऑर्गेनाइजेशन इसको मैनेज करती है। तो इसलिए सबसे पहले जब भी कोई DBMS सेलेक्ट किया जाता है, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सिलेक्ट किया जाता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव वगैरह पड़े होते हैं। जिस तरह के डाटाबेस के अंदर मुख्तलिफ अल्टरनेटिव हो सकते हैं। DBMS के सीक्वल होता है, माई सीक्वल होता है, ठीक है। और उसके बाद DB2 होता है। मुख्तलिफ जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, ये जो भी यूज़र की नीड के मुताबिक उसको पहले क्या किया जाता है कि उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है कि जी कौन सा जो डाटाबेस सिस्टम है जो हमारे ज़रूरत को पूरा कर सकता है, और उसके जो अल्टरनेटिव वगैरह जो होते हैं उसको भी इस सूरत हाल में देखा जाता है। उसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। पहला एडवांटेज क्या होता है कि ए लार्ज पूल ऑफ वॉलंटियर एंड टेस्टर। इसकी मदद से ये होता है कि ओपन सोर्स जो होते हैं इंटरनेट के ऊपर पड़े होते हैं और कई लोग जो होते हैं इसके अंदर मुख्तलिफ चेंजिंग वगैरह करते जाते हैं, ठीक है। एज ए फ्री ऑफ कास्ट वो इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। वो एज ए वॉलंटरी वो इसके ऊपर काम करते हैं, यानी फ्री ऑफ कास्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों की नई चीज़ों की एडवांसमेंट वगैरह जो है वो होती रहती है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स कोड, और ज़ाहिर है इंटरनेट के ऊपर जब पड़े हुए होते हैं कोई भी पर्सन इसको यूज़ कर सकता है, तो इसका सोर्स कोड भी वहीं पर मौजूद होता है जो कि उसको यूटिलाइज़ करते हुए यूज़ कर सकता है। वो सोर्स कोड को उठा के वो किसी भी काम में वो लगा सकता है। जिस तरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वगैरह के अंदर मोस्टली क्या करते हैं लोग कि जो भी इंटरनेट के ऊपर सोर्स कोड वगैरह पड़े हुए होते हैं उनको उठा के वो अपने जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे होते हैं उसके अंदर उसको मर्ज कर देते हैं, तो लिहाजा उनका भी काम निकल जाता है और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। नॉट प्रोप्राइटरी टू वन, यानी कि ये किसी एक की मलकियत नहीं होता, बल्कि कोई भी पर्सन जो होता है इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता है। उसके बाद मल्टीपल वर्जन, और जैसे जैसे ये आते जाते हैं इसके वर्जन भी जो है वो भी क्रिएट होते चले जाते हैं, ठीक है। वक्त गुजरने के साथ साथ इसके वर्जन जो होते हैं वो भी क्या अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल विंडोज़ वगैरह आती हैं, ठीक है, विंडो का पहले बीटा वर्जन आता है, फिर उसके बाद क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ खराबी वगैरह होती है उसको फिर क्या किया जाता है, उनको जो भी प्रॉब्लम वगैरह होती है उसको रिमूव करके उसको फिर उसका अल्फ़ा वर्जन जो कि उन तमाम जो पिछली प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको हैंडल करता है। तो लिहाजा इसके एक से ज़्यादा वर्जन जो होते हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। और उसके बाद जो इसके कोई भी पर्सन वगैरह इसको ख़रीदता है, ठीक है, इसके लिए वो उसको कोई भी कॉपी के लिए इसको कोई एडिशनल पे नहीं करना पड़ता है। एक दफ़ा अगर फॉर एग्जांपल ऑनलाइन पड़े हुए सिस्टम को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ख़रीद लेती है तो इसके कोई भी कॉपी के लिए उसको जो एक्स्ट्रा पे है वो करनी नहीं पड़ती, वो सिर्फ एक ही दफ़ा पे करके तो उसको यूटिलाइज़ करता है। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? नॉट कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। एक तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती क्योंकि मुख्तलिफ लोग जो आते हैं वो इसके ऊपर अपनी तरह से काम परफॉर्म करके इसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा इसके कोई भी पर्सन जो होता है वो इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट नहीं करता, जिसकी वजह से कोई दूसरा पर्सन जो होता है वो इसको इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं कर सकता या इसकी वर्किंग को वो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी वर्किंग के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो मेन होती है, जिसको रीड करके कोई भी बंदा जो होता है उसको एक तो उसकी नेचर को अंडरस्टैंड कर सकता है, दूसरे उसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये किस तरह वर्किंग कर रहा है, किस नेचर का, और उसके अंदर कौन कौन सा सोर्स कोड वगैरह इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो लेनी पड़ती हैं। उसके बाद डिफरेंट ओपन सोर्स लाइसेंसेस हैं,
ठीक है, यानी मुख्तलिफ लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते हैं। जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, ठीक है, वो आपको एक ट्रायल वर्जन देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जी आज इतनी देर तक ये ट्रायल वर्जन है, उसके बाद आपको ये ख़रीदना पड़ेगा। तो लिहाजा इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो ओपन सोर्स के मुख्तलिफ लाइसेंस वगैरह होते हैं उसको ख़रीदना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो ज़रूरी होती है। नॉट हैव ऑल फीचर, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये नहीं हो सकता कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन की हर नीड को पूरा कर सके, क्योंकि उसके अंदर लोगों ने अपने लिए अपनी तरफ से उसको बेहतर करने की कोशिश की होती है, या अपनी तौर पर उसके परफॉर्मेंस या उसको काम लेने की नैया से उसको चेंज किया होता है। तो लिहाजा वो किसी के मखसूस ऑर्गेनाइजेशन के जो तमाम कह सकते हैं कि जो नीड्स होती है उसको पूरा वो नहीं कर सकता। तो इतने फीचर नहीं होते कि जो कि उसको पूरा कर सके कि ठीक है। हालांकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए मखसूस स्पेसिफिक प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर जनरेट करवाती है तो वो इस तरह से जनरेट करवाती है जो कि उसकी तमाम नीड्स को वो पूरा कर सके। तो लेकिन ये ओपन सोर्स जो होते हैं ये तमाम नीड्स को पूरा नहीं कर सकते। नो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, यानी उनके कोई भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है कि कोई भी बंदा जो है वो उनसे एजुकेशन हासिल करते हुए उनको सर्टिफिकेशन वगैरह जो है वो यूटिलाइज कर सके। प्राइसेस टू अदर सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, और इसके अलावा लेकिन इनकी जो ये एडवांटेज होता है कि इनकी प्राइसेस जो होती हैं वो कम या ज़्यादा होने की बना पर कोई भी बंदा जो होता है उसको यूटिलाइज कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल एक की प्राइस कम है और दूसरे की ज़्यादा है लेकिन वो इसकी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है तो लिहाजा वो क्या करेगा, जो कम कॉस्ट वाला होगा उसको यूटिलाइज़ कर लेगा बनस्बत इसके कि कोई ज़्यादा यूटिलाइज़ को वो पूरा करे। उसके बाद इम्प्रूविंग रैपिडली, ये बहुत ही थोड़े अरसे के अंदर इनके अंदर इम्प्रूवमेंट आती जाती है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि लाखों करोड़ों लोग जो होते हैं वो इनके ऊपर काम कर रहे होते हैं, यानी कि वो एज ए अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इनके ऊपर काम करते हैं और उसको फैच कर लेते हैं। तो लिहाजा जो एक सॉफ्टवेयर है इसका जो वर्जन होता है, ठीक है, वो थोड़े ही अरसे बाद इसका न्यू वर्जन आ जाता है। तो इसकी जो इम्प्रूविंग होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ होती है। ये नहीं होता कि इसके अंदर सिर्फ एक टीम काम कर रही है तो इस वजह से इसके अंदर चेंजिंग नहीं आएगी, बल्कि लाखों करोड़ों और मुख्तलिफ टीमें जो होती हैं वो इसके ऊपर काम कर रही होती हैं। तो इसकी वजह से इसके अंदर जो चेंजिंग होती है या इम्प्रूव होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आती है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो इस ताकि कोई वो पुराना वर्जन है फिर वो इम्प्रूव होता है तो फिर लोगों को वो नया वर्जन ख़रीदना पड़ जाता है। तो इसलिए ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई मसला वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।